एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशंस का दूसरा वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी एंड वेपर प्रेशर के बारे में। तो बच्चों, ये वीडियो होने वाला है सुपर डुपर इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर ढेर सारे मजेदार स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स, और उससे ये लेसन बनने वाला है सुपर डुपर इजी और आपके कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, जो कि है सॉल्युबिलिटी। हम सभी ने नोटिस किया है ये चीज कि अगर हमारे पास एक गिवन लिक्विड हो, उसके अंदर सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पानी का। लेट अस सपोज मेरे पास इस ग्लास में है पानी और ये है मेरे पास सॉल्ट। तो जब मैं पानी में ये सॉल्ट मिलाती हूं तो मैं क्या नोटिस करती हूं कि ये सॉल्ट जो है ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो हम नोटिस करते हैं कि सॉल्ट जो है वो इस पानी में डिसॉल्व हो जाता है, मिल जाता है इसके अंदर। और वहीं अगर एक ग्लास पानी में मैं मिलाती हूं ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, तो मैं क्या देखती हूं कि ये डिसॉल्व नहीं होता है। देखो, आपको ऑयल की अलग से एक लेयर दिख रही होती है, राइट? सो नो मैटर मैं इसे कितना मिलाने की कोशिश कर लूं, बट स्टिल हम क्या देखते हैं कि ऑयल का जो है एक अलग से लेयर बना हुआ है और ऑयल जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों सॉल्वेंट तो सेम ही हैं, दोनों ही केस में हमने पानी लिया था, लेकिन एक केस में हमने सॉल्ट लिया जो कि डिसॉल्व हो गया, दूसरे केस में हमने ऑयल लिया जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ। तो बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है कि सब्सटेंसेस जो है वो सबके साथ डिसॉल्व नहीं होते हैं। इनफैक्ट हम इसे कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि एक जैसी चीजें जो हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाती है, आपस में उनकी दोस्ती हो जाती है, वो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बच्चों की बात करें तो कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल जिनको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बिल्कुल स्टूडियस टाइप्स होते हैं। तो ऐसे बच्चों का ना आपस में अच्छा गैंग बन जाता है। जो सारे स्टूडियस बच्चे हैं वो सारे साथ में बैठकर पढ़ते हैं, पढ़ाई की डिस्कस करते हैं, ग्रुप स्टडीज वगैरह करते रहते हैं, तो उन्हें मजा आता है, वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। उसी तरह से जो पार्टी लवर्स होते हैं, जिन्हें डांस, गाना, म्यूजिक, पार्टी करना ये सब अच्छा लगता है, ऐसे बच्चे अपने ही जैसे बच्चों के साथ, लाइक माइंडेड बच्चों के साथ अपना गैंग बना लेते हैं और पार्टी करते रहते हैं, है कि नहीं? तो ठीक उसी तरीके से जो एक तरह की चीजें होती हैं वो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाती है। अब ये एक तरह की चीजों से क्या मतलब है? हम सब ने पढ़ रखा है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आई एम प्रीटी श्योर, बताने की जरूरत नहीं है, राइट? ये तो बच्चों वाली चीजें हो गई, क्योंकि हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं पोलर नॉन पोलर, राइट? पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं हम? जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक पोलैरिटी होती है। किस वजह से होती है ये पोलैरिटी? इन मॉलिक्यूल्स के अंदर दो ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में बहुत फर्क होता है। एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसमें, और दूसरा बेचारा उससे इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है तो उसमें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कुल मिला के उस मॉलिक्यूल के अंदर एक पोलैरिटी आ जाती है और उन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही था। तो अब होगा क्या, यहां पर जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व होगा। तो बेसिकली लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया था उसमें क्या हुआ? वाटर और सॉल्ट, ये जो दोनों ही थे, ये कैसे मॉलिक्यूल्स थे? दोनों पोलर थे, तो पोलर पोलर डिसॉल्व हो गए। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देखा? वाटर एंड ऑयल। इसमें वाटर तो पोलर था लेकिन ऑयल क्या था? नॉन पोलर, इसीलिए ये डिसॉल्व नहीं हुआ। लेकिन इसी ऑयल को अगर आप इथेनॉल यानी कि अल्कोहल में डिसॉल्व करोगे तो वो बिल्कुल मजे से डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल भी नॉन पोलर है और हमारा ये जो ऑयल है ये भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर डिसॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिला के कहानी ये है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है,
राइट। तो सॉल्युबिलिटी को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर मेरे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसमें हम कितना मैक्सिमम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, वही उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। जैसे कि लेट अस सपोज कि मेरे पास ये पानी का ग्लास है और इसके अंदर मैं ऐड करती हूं सॉल्ट। ठीक है, मैंने 1 चम्मच सॉल्ट ऐड किया, इसे मिला दिया और हमने क्या देखा कि ये पूरा का पूरा सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो गया। 1 चम्मच और सॉल्ट मिला दिया, एक और चम्मच सॉल्ट डाल दिया, बट ग्रेजुअली हम क्या देखेंगे कि एक पॉइंट पर आने के बाद जो भी सॉल्ट मैं इसमें मिला रही हूं वो इसमें डिसॉल्व हो नहीं रहा है। वो सॉल्ट मुझे यहां पर एज इट इज पड़ा हुआ नीचे दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि इस ग्लास में जितना पानी है, लेट्स से इतना पानी है, इतना पानी जो है एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट ही डिसॉल्व कर सकता है और उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। बच्चों, यहां पर एक बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में उसकी बात करते हैं। ठीक है, हम एक फिक्स्ड टेम्परेचर में, एक फिक्स्ड प्रेशर में उसकी बात करते हैं। बोलने का मतलब है कि अगर इतना ही सॉल्वेंट रहे, अगर ऐसा ही टेम्परेचर और ऐसा ही प्रेशर रहे, तो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एक स्टोरी लेते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास एक कार है विच इज अ 5 सीटर कार। ठीक है, जैसे कोई सा भी कार ले लो, ऑल्टो ले लो, वैगन आर ले लो, होंडा सिटी ले लो, ये सारे क्या है, 5 सीटर कार है। तो यहाँ पर 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो, जस्ट अज्यूम कि आपके पास जो कार है वो एक्सटेंडेबल कार है, यानी कि उसके अंदर कुछ तो ऐसी जगह है जिसको आप सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मे बी उसका जो डिक्की वाला स्पेस है वो सीट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास उस एक्सटेंड करने के ऑप्शन से 2 एक्स्ट्रा सीट आपको मिल सकती है। यानी कि नॉर्मली उस कार का जो कैपेसिटी था वो कितना था, 5 सीटर का, लेकिन जब आपने उसके डिक्की को भी सीट में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 7 सीटर का है। ठीक उसी तरीके से जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट जा सकता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। अब मैंने बोला नहीं, मेरे पास तो एक्सटेंडेबल कार है, नहीं, हम क्या करेंगे, हम इस ग्लास में और पानी मिलाएंगे, हम पानी की क्वांटिटी डबल कर देंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे हम क्या देखेंगे कि ये थोड़ा सा और सॉल्ट डिसॉल्व कर लेगा। हमने कहा नहीं, हमारे पास एक्सटेंडेबल कार है, हम क्या करेंगे, हम इसे गर्म कर देंगे। अब पानी में नमक डाल के, खूब सारा नमक डाल दिया, लेकिन जैसे ही आप गर्म करने लगोगे, जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, आप क्या देखोगे, उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, वो सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये जो सॉल्युबिलिटी चीज़ है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड ज़रूर करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, किस तरह का सॉल्यूट और किस तरह का सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, टेम्परेचर कैसा है, राइट। टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, घटा दोगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। और तीसरा है प्रेशर को भी अगर आप बढ़ाओगे या घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी के अंदर हम एग्जैक्टली क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि इस लेसन में हमारा जो मेन एजेंडा है ना, हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा लिक्विड सॉल्यूशंस पे, राइट। यानी कि सारे ऐसे सॉल्यूशंस जिनका सॉल्वेंट जो है दैट इज लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे फॉर सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ये तीनों कैटेगरी के सॉल्यूशंस के लिए हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड वाले सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो होता क्या है, हम ये देखते हैं कि अगर एक लिक्विड में हम एक सॉलिड को डालते हैं डिसॉल्व करने के लिए, तो कुछ सॉल्यूट जो है उसमें जा करके डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। बोलने का मतलब, जैसे मान लो इस पानी में मैंने मिलाया सॉल्ट, क्या डाला मैंने, नमक डाला, तो क्या हुआ, इसमें से काफ़ी सारा नमक जो है इसके अंदर जाके डिसॉल्व हो गया तो क्या हो गया, ये जो पानी है ये पहले से ज़्यादा नमकीन हो गया। क्यों नमकीन हो गया, क्योंकि पानी में पहले से ज़्यादा सॉल्ट आ गया, तो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया इस सॉल्यूशन में, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन कहाँ से आया है ये वर्ड, डिसॉल्व से, क्योंकि सॉल्ट जो है, जो सॉलिड है, वो इस लिक्विड में डिसॉल्व हो जा रहा है। दिस प्रोसेस इज डिसोल्यूशन। बट
सबसे मजेदार बात यह है कि यहां पर एक प्रोसेस और हो रहा है। हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि एक पॉइंट पर आने के बाद मैं जो सॉल्ट डाल रही हूं वो सारा का सारा सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो नहीं रहा है। काफी सारा सॉल्ट मुझे यूं नीचे पड़ा हुआ दिख रहा है। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो नीचे जो है ना एक सॉल्ट की लेयर बन जाती है, तो वो सॉल्ट कहां से आ रहा है? तो बेसिकली इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि काफी सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिल करके अपना ग्रुप बना लेते हैं और इस सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं। तो सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं यानी कि वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है, वो सॉल्यूशन के नीचे ऐसे अलग से पड़े हुए हमें दिख रहे हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मेरा जो सॉल्ट का पार्टिकल है वो सॉल्यूशन को छोड़ के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सिर्फ सॉल्ट के साथ ही नहीं, शुगर के साथ भी आप करोगे तो आपको सेम चीज दिखेगी, ठीक है। हम सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, है ना। तो सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो बच्चों यहाँ दो प्रोसेसेस चल रही थी। कौन कौन से दो प्रोसेस? पहला डिसोल्यूशन जिसमें सॉल्ट जो है पानी में जाके डिसॉल्व हो जा रहा था। दूसरा क्रिस्टलाइजेशन जिसमें सॉल्ट जो है वो आपस में अपना ग्रुप बना के इस पानी में से निकल के आ जा रहा है, ठीक। इसे समझने के लिए हम लेंगे एक स्टोरी का एग्जाम्पल। मैंने बात की थी कि पार्टी लवर्स वाली गैंग, ऐसे बच्चों का एक गैंग जिनमें सबको जो है ना, जो एकदम पार्टी लवर्स हैं, जिनको पार्टी करने में बड़ा अच्छा लगता है, डीजे बजाओ, डांस करो, म्यूजिक चलेगा एंड दे एंजॉय दैट, ठीक है। तो अब लाइक माइंडेड बताया था मैंने, जितने बच्चों को इस तरह की पार्टीज अच्छे लगते हैं वो सारे साथ में हो जाएंगे, उनका एक गैंग बन जाएगा, ठीक। बन गया गैंग। अब क्या हो रहा है, लेट्स से धीरे धीरे उस गैंग में और भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, और ज्यादा बच्चे आते जा रहे। जैसे कि उस ग्लास में मैं और ज्यादा सॉल्ट डालती जा रही थी, ठीक उसी तरह से इस गैंग में और ज्यादा पार्टी लविंग बच्चे आते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे इतने ज्यादा बच्चे आते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उस गैंग के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स बन जा रहे हैं। उस गैंग के अंदर भी कुछ बच्चे आपस में बोल रहे नहीं यार मुझे ना ऐसा वाला म्यूजिक नहीं पसंद आ रहा है, मुझे वैसा वाला म्यूजिक पसंद आ रहा है, राइट। समझ रहे हो बात को? अब क्या हो रहा है कि उस बड़े से गैंग के अंदर में कुछ कुछ बच्चे आपस में छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उस गैंग को छोड़ के निकल जा रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है ना? डिसोल्यूशन मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस गैंग को ज्वाइन कर रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन मतलब अंदर से छोटे छोटे ग्रुप्स बना के बच्चे उस गैंग से निकलते चले जा रहे हैं, राइट। समझ आ रही है बात? तो एक तरफ बच्चे जुड़ रहे हैं गैंग में, दूसरी तरफ से बच्चे निकल रहे हैं गैंग से, है ना। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं इक्विलिब्रियम। जब जितने बच्चे उस गैंग में आ रहे हैं, नए घुस रहे हैं, लेट्स से 10 बच्चे गैंग में घुसे, दूसरी तरफ 10 और बच्चे उधर से गैंग से निकल गए, और उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो ऐसे ही सिचुएशन में क्या होगा, जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं उतने ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन को छोड़ के बाहर भी तो जा रहे हैं, है कि नहीं। तो इस इक्विलिब्रियम को, टू बी मोर स्पेसिफिक, हम किस तरह का इक्विलिब्रियम कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम के अंदर इधर से बच्चे आ रहे हैं, उधर से बच्चे जा रहे हैं, तो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। तो मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन नेट जो है सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस सॉल्यूशन में, दैट इज कांस्टेंट। तो इस स्टेट में, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि यहां पर किस तरह का इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसे हम अगर इक्वेशन के टर्म्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, बट दिस इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके एक तरफ सॉल्यूशन बना रहे हैं, दूसरी तरफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग होके निकल जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि वो जो हमारे पार्टी लवर्स का गैंग था ना, उस गैंग का नेट साइज अब बढ़ नहीं रहा है। जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उतने ही बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, राइट। और ऐसी ही स्थिति में ये जो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर अब ये इससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता है, इसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन मतलब यार अब मतलब मेरा बिल्कुल लिमिट आ चुका है, मेरा बिल्कुल मैक्सिमम हो चुका है, अब जो है इसके आगे मैं डिसॉल्व नहीं कर सकता हूं, राइट। सो दैट स्टेज इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यही वो स्टेज है जिस स्टेज में क्या हो रहा है कि इसके बाद आप डालते जाओ ना सॉल्ट, जितना मर्जी है डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब ये सॉल्ट डिसॉल्व ना होने वाला, प्रोवाइडेड हम बात कर रहे हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की।
और दूसरी तरफ कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम अभी भी उसमें और भी सॉल्यूट डिसॉल्व करवा सकते हैं तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चलो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का टेम्परेचर इफेक्ट, मतलब इस सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या असर होगा। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो जिन बच्चों ने मेरे साथ केमिस्ट्री 11th में भी पढ़ी है उन्होंने मेरे साथ ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। याद है? याद है? याद है? सोचो सोचो। नहीं याद है? कोई बात नहीं, अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल ये कहता था कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम है जो फिलहाल इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, और ऐसे सिस्टम के ऊपर अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं एकदम शांति में हूँ, इक्विलिब्रियम में हूँ, अचानक से कुछ तो कंडीशंस चेंज हो गए, भैया प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, कुछ तो कर दिया, तो ऐसे केस में जो इक्विलिब्रियम है वो उस तरफ शिफ्ट होता है जिस तरफ वो इस चेंज को अपोज कर सके। मतलब जो मेरा सिस्टम है ना वो हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहता है, वो वहाँ से उसे नया कुछ चेंज नहीं चाहिए, तो इसीलिए सिस्टम हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस तरफ वो इस नए चेंज को अपोज कर सके। ठीक, ये ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल कहता था। अब आते हैं हम इस कॉन्टेक्स्ट में, सॉल्युबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो सॉल्युबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल हमें दो बातें बताता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये दो बातें बताता है। पहली बात कि अगर हमारा डिसोल्यूशन का जो ओवरऑल प्रोसेस है, डिसोल्यूशन क्या होता है पता है ना, सॉल्ट मिला रहे हैं पानी में, सॉल्ट उसमें डिसॉल्व होके नमक का पानी बना के दे रहा है, सो दैट एंटायर थिंग इज डिसोल्यूशन। तो अगर मेरा ये पूरा डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है ये अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब इसमें एनर्जी, हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अगर हमारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस, केस नंबर 2, अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी कि नेट उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वहां पर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बस ये दो बातें थी। अब बातें तो बस ये दो ही थी। बहुत से बच्चों ने शायद टेक्स्ट बुक से ये पढ़ के याद भी कर लिया होगा, रट लिया होगा, मेमोरी टिप बना लिया होगा, लेकिन क्या आपको ये समझ में आया कि ऐसा होता क्यों है? और वही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कि हम अभी समझेंगे, ठीक है। तो हम बहुत ही मजेदार स्टोरी के साथ समझेंगे कि ये दोनों चीजें इस तरह से क्यों होती है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम, अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक हो। पहले तो ये समझो डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नेट ये जो प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस के दौरान दो चीजें हो रही थी, राइट। एक तरफ जो सॉल्ट है वो पानी में जाके मिल रहा था, दूसरी तरफ जो सॉल्ट है वो सॉल्ट सॉल्यूशन को छोड़ के निकल आ रहा था, राइट। दो बातें हो रही थी, हमने डिस्कस किया था, करेक्ट। तो यानी कि एक तरफ बॉन्ड्स बन रहे थे, दूसरी तरफ बॉन्ड्स टूट रहे थे। अगर हम आपके पार्टी वाले गैंग की बात करें तो पार्टी लवर्स की जो गैंग थी उसमें एक तरफ बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, दूसरी तरफ बच्चे उस गैंग को छोड़ के जा रहे थे। तो एक तरफ बॉन्ड बन रहे थे, एक तरफ बॉन्ड टूट रहे थे, राइट। तो जब मैं कह रही हूं कि मेरा ओवरऑल डिसोल्यूशन जो है दैट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब यहां पर जो नेट जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब है कि जितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, क्योंकि जब बॉन्ड्स बनते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड्स बन रहे हैं, दोस्ती हो रही है, अरे यार और भी बच्चे आ गए हैं गैंग में, चलो और डांस करते हैं और म्यूजिक बजाते हैं, राइट। तो एनर्जी और बढ़ जाती है। ऐसे सोचो, बॉन्ड्स बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब हम बॉन्ड्स टूटने की बात करते हैं तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि जो बॉन्ड टूट रहा होता है वो एनर्जी क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इसका मतलब जो बच्चे उस गैंग में घुस रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे उस गैंग को छोड़ के जा रहे हैं उन्हें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि हम उनके बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, उस गैंग से उस बच्चे की बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो उन्हें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। समझ आ गई बात। अब हम कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन का ओवरऑल प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, यानी कि इस केस में जितना एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज हो रहा है उससे कई ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है दूसरी तरफ बॉन्ड के टूटते वक्त। यानी कि इस केस में बच्चों को ग्रुप से निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए हो रही है। वही मेरा सिचुएशन है अभी का, राइट। अगर मैं कहती हूं कि डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, समझ रहे हो, तो अभी का मेरा सिचुएशन क्या है कि जो बच्चे
उस गैंग को छोड़ के निकल जा रहे हैं उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, राइट। दैट्स वाई ओवरऑल प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, राइट। अब ऐसे सिचुएशन में मैं कहती हूं कि भाई मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं। अब आप मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी का क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ा रही हूं मैं बाहर से, यानी कि मैं बाहर से एनर्जी दे रही हूं, तो बच्चों को गैंग को छोड़ के जाने के लिए एनर्जी की जरूरत ज्यादा थी और अब मैं बाहर से वही एनर्जी दे रही हूं। समझ रहे हो, वही एनर्जी मैं बाहर से प्रोवाइड कर दे रही हूं कि भाई ये लो एनर्जी। अब क्या होगा, ये बच्चे निकलते जाएंगे, दूसरी तरफ और बच्चे आते जाएंगे, ये बच्चे निकलते जाएंगे, उधर से और बच्चे आते जाएंगे, और ये जो मेरा प्रोसेस है ये कंटिन्यूड रहेगा। यानी कि जैसे जैसे मैं बाहर से एनर्जी देती जा रही हूँ वैसे वैसे ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें डिसॉल्व होते जा रहे हैं, इसके अंदर आते जा रहे हैं। तो कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। कब? जब मेरा डिसोल्यूशन का ओवरऑल प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। समझ आई बात? पक्की बात, अमेजिंग। चलो आगे देखें। अब दूसरे केस में हम कहते हैं कि हमारा डिसोल्यूशन का जो ओवरऑल प्रोसेस है दैट इज एक्सोथर्मिक, यानी कि नेट इस प्रोसेस के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी कि इस प्रोसेस के दौरान बॉन्ड बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कई ज्यादा है कंपेयर टू जितनी एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। ठीक है, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, जो बच्चे अंदर आ रहे हैं, उस गैंग के अंदर जो बच्चे एंट्री मार रहे हैं वो कई ज्यादा हैं उनमें एनर्जी व्हेन कंपेयर टू जितनी एनर्जी छोड़ के जाने वालों को चाहिए। तो यानी कि अभी का जो मेरा सिस्टम है इसमें क्या हो रहा है, इसमें अंदर ऑलरेडी बहुत एक्सेस एनर्जी है। समझ रहे हो, पिछली बार क्या था, एनर्जी की जरूरत थी, एनर्जी की कमी थी, क्योंकि जो छोड़ के जाने वाले थे उनके पास एनर्जी की कमी थी। अब की बार क्या है कि एनर्जी एक्सेस में है, क्योंकि जो बच्चे घुस रहे हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारा एक्स्ट्रा एनर्जी है। ठीक है, ये मेरा सिचुएशन है। अब मैंने क्या किया, वही किया, टेम्परेचर को बढ़ाया और मैंने पूछा कि बताओ सॉल्युबिलिटी का क्या होगा। अब मैंने जब टेम्परेचर को बढ़ाया यानी कि मैंने हीट एनर्जी दिया बाहर से, मतलब यार सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ऑलरेडी ही सिस्टम के अंदर इतना सारा एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है, अब बाहर से भी कोई एनर्जी दे रहा है, हमको नहीं चाहिए एनर्जी बाहर वाला, राइट, क्योंकि ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा एनर्जी है यार, अब मुझे और नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब ऐसा सिचुएशन होगा तो जो ये डिसॉल्व होने वाला प्रोसेस था ना, ये प्रोसेस रुक जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल यही कहता है कि सिस्टम जो है ना हमेशा वही काम करता है जिससे वो चेंज को अपोज कर सके, ताकि वो इक्विलिब्रियम के और पास जा सके। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा हीट था, उसके ऊपर से और आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए इतना एक्स्ट्रा हीट। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, अब जिस प्रोसेस से और एनर्जी रिलीज हो, जैसे ही मैं और डिसॉल्व करवाऊंगी और बॉन्ड्स फॉर्म करवाऊंगी तो और एनर्जी रिलीज होगी, तो मैं ऐसे प्रोसेस को करूंगी ही नहीं, तो कम से कम फर्दर और एनर्जी रिलीज होने से तो बच जाएगा। समझ रहे हो ना, बात को समझ रहे हो ना। तो अब क्या हो रहा है, मैं बोल रही हूँ नहीं, मेरे पास ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा एनर्जी है, मुझे और एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बनाना है। तो इसीलिए अब के बार जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो जो ये डिसॉल्व होने का प्रोसेस है ना, ये कम होता जाएगा, क्योंकि सिस्टम अपने अंदर और एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज नहीं करना चाहता है, और इसी वजह से जब वो डिसॉल्व ही कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। सो देयरफॉर जब हमारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है उस समय अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी रिड्यूसेस। अमेजिंग बच्चों, अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई ना तो ट्रस्ट मी आपको तो मजा आया ही होगा, मुझे डबल मजा आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर की कहानी तो खत्म हुई, अब देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो हम नोटिस करते हैं कि प्रेशर का एक्चुअली कुछ खास इंपैक्ट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं ये इन जनरल ही बहुत ज़्यादा इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज ये डब्बा है मेरे हाथ में, इसको अगर मैं कॉम्प्रेस करने की कोशिश भी करती हूँ ना, ये अपने आप में ही बहुत रिजिड होता है, तो ये कॉम्प्रेस होना नहीं चाहता है आसानी से, राइट। लेकिन वहीं अगर मैं गैसेस की बात करूँ तो उनको अगर हम प्रेस करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, तो दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं, राइट। तो चूंकि प्रेशर का इम्पैक्ट जो है ना वो सॉलिड्स और लिक्विड्स में इतना दिखता नहीं है, एंड देयरफॉर यहाँ पर जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ भी प्रेशर का कुछ खास असर
पड़ता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, आप मुझे ये बताओ कि कहां पर आपने देखा है एक गैस एक लिक्विड में सॉल्यूबल है, या फिर एक गैस डिसॉल्व्ड फॉर्म में लिक्विड में प्रेजेंट है? कहां देखा है? सोचो 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 सोचो, दिमाग पे जोर डालो, जल्दी सोचो। एग्जैक्टली, एक्वेटिक लाइफ। ये जो मछलियां होती हैं, मछली जल की रानी है, मछलियां या और भी जितने भी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो उन्हें वो ऑक्सीजन कहां से मिलता है? जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व्ड फॉर्म में पाया जाता है, वहीं से तो मिलता है, राइट? सो दिस इज वन एग्जांपल जहां पर हम देखते हैं कि गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब गैसेस के केस में भी ना सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। दूसरी तरफ कुछ गैस ऐसे होते हैं जो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। एग्जैक्टली, अभी हमने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करी, बट ऑक्सीजन जो है वो लेस सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल होता है पानी में। अब यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है ये किस तरीके से प्रेशर के साथ चेंज होता है। तो प्रेशर इफेक्ट पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि गैसेस के ऊपर जो है ना प्रेशर का इंपैक्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि गैसेस जो है ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। कैसे? इसका बोलने का मतलब क्या है? एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखो। लेट अस सपोज कि हमारे पास ये 3 कंटेनर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम 3 कंटेनर है। इन तीनों कंटेनर में मैंने सेम लिक्विड सेम क्वांटिटी में डाल रखा है, ठीक है। तो कंटेनर नंबर 1, 2, 3 सेम साइज का है, इसके अंदर सेम लिक्विड है, सेम क्वांटिटी है। और इस लिक्विड के ऊपर लेट्स से इन तीनों में हमने एक सेम गैस रखा हुआ है, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने इस बॉटल के, इस कंटेनर के अंदर हमने रखा है इस लिक्विड के ऊपर, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो तीनों कंटेनर्स 1, 2, 3 है, इनके जो प्रेशर्स हैं ये अलग अलग हैं। लेट्स से पहले वाले कंटेनर का प्रेशर है P, दूसरे वाले का है 2P, तीसरे वाले का है 4P, ठीक है। तो प्रेशर जो है ये अलग अलग है तीनों कंटेनर्स के, ठीक। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कैसी होगी? तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी 3rd कंटेनर की, उसके बाद 2nd कंटेनर की, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी 1st कंटेनर की। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा है 3rd कंटेनर में, उससे कम है 2nd कंटेनर में, और उससे भी कम है 1st कंटेनर में, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की एक लिक्विड के अंदर, वो इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा। और यही बात कही थी हेनरी भाई साहब ने इन हेनरीज लॉ। तो चलो हेनरीज लॉ देखते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ ये कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन। मतलब जैसा कि ये पिक्चर हमने अभी अभी देखा था कि इस कंटेनर में जो गैस है जो कि एक लिक्विड के ऊपर है या एक सॉल्यूशन के ऊपर है, इस गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इसके पार्शियल प्रेशर से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, राइट। तो मतलब ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। अगर हम हेनरीज लॉ को मैथमेटिकली देखें तो हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर, जिसे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। काई बोले तो मोल फ्रैक्शन। काई एक ग्रीक लेटर होता है, जो स्मॉल काई जो होता है वो x के जैसा दिखता है थोड़ा बहुत। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, जिसे हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू KH इंटू काई। यहाँ पर KH क्या है? ये कॉन्स्टेंट है जिसे हम कहते हैं हेनरीज कॉन्स्टेंट। अब मैं बता दूं कि हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग गैसेस के लिए इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर एक गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक हेनरीज कांस्टेंट होता है। तो हेनरीज लॉ के एक्सप्रेशन पे अगर हम थोड़ा अच्छे से फोकस करें तो हम क्या देखते हैं? दिस इज P इज इक्वल टू KH इंटू काई। मान लो मैं बात करती हूँ एक ऐसे सिचुएशन की जहां पर प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट अ गिवन प्रेशर, एक पर्टिकुलर गिवन प्रेशर में, ठीक है। अगर मैं देखूं तो हेनरीज कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे,
राइट, एक गिवन प्रेशर पे। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू KH इंटू काई है। इसका मतलब है काई विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाई KH, राइट। तो अगर P मेरा कांस्टेंट है तो KH और काई ये दोनों क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, राइट। हमने देखा था ना अभी तुरंत कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है प्रेशर पे, प्रेशर डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे। तो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे चेंज होगा सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे चेंज होगी। तो एट अ गिवन प्रेशर अगर हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन कम तो सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इस बात का एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल या एप्लीकेशन देती हूं। आपने नोटिस किया है कि ये जो एक्वेटिक लाइफ की हम बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मछलियां, ठीक है, ये हमेशा कोल्ड वाटर को ज्यादा प्रेफर करती है रादर देन हॉट वाटर। अधिकतर केस में आप देखोगे कि ये कोल्ड वाटर ज्यादा प्रेफर करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मछलियों को क्या चाहिए होता है? इन्हें चाहिए होता है ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। वो तो उन्हें चाहिए ही भाई, पानी के अंदर इन्हें चाहिए कि भैया ऑक्सीजन अच्छे से डिजॉल्व रहे, उसके बिना तो हम जी ना पाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक KH की वैल्यू होती है, यानी कि एक हेनरीज कांस्टेंट का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा ऑक्सीजन के लिए। और हम देखते हैं कि KH की जो ये वैल्यू है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है KH की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। तो अगर KH की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मछलियां गर्म पानी में रहती हैं, राइट, अगर गर्म वाटर, वार्म वाटर में रहेंगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, KH की वैल्यू कम होगी, मोल फ्रैक्शन कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो यानी कि गर्म पानी में ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो कम होगी, तो मछलियों को कम ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, है ना। तो इसीलिए मछलियां प्रेफर करती हैं कि वो कोल्ड वाटर्स में रहे। तो बच्चों एक और एप्लीकेशन देखते हैं जहां पर हमें ना ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखने को मिलता है और उसमें हमें प्रेशर का रोल भी देखने को मिलता है। सोचो 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 सोचो, कोल्ड ड्रिंक, ये जो थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, कोई से भी कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो, कोई सी भी सोडा वाटर की बात कर लो, अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, उसमें आपको बबल्स मिलते हैं देखने को। सो लेट अस से अगर मैं इस सोडा वाटर बॉटल की बात करूं जो अभी सील्ड है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे अंदर, अगर ध्यान से देखो ना, इसमें आपको छोटे छोटे बबल्स दिखते हैं, राइट, है ना। ये बबल्स क्या है? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया गया है एट हाई प्रेशर। देखो ये बिल्कुल हाई प्रेशर में सील्ड रहता है ये बॉटल। हाई प्रेशर क्यों? प्रेशर को अगर हाई रखोगे तो सॉल्युबिलिटी भी हाई होगा, हेनरीज लॉ यार, है ना। तो इसको हमने हाई प्रेशर में सील किया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की इस लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो एकदम ज्यादा रहे। इसीलिए देखो एकदम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सॉल्युबल फॉर्म में दिख रहा है हमें, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस बॉटल को ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये जो हाई प्रेशर है वो प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी एकदम से क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, हम देखते हैं कि इसमें से बबल्स निकल के आते हैं। जैसे ही आप इसे खोलते हो, इसकी सील को खोलते हो, तो जो बबल्स हैं वो ऐसे यूं ऊपर से निकलते हुए आते हुए आपको दिखते हैं, एंड दोज बबल्स आर नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों अब हम देखेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसी कॉन्सेप्ट का, विच इज स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइवर्स देखा होगा आपने, अगर आप कोई टूरिस्ट प्लेस में गए हो, यूं पूरा एकदम सिलेंडर विलेंडर के साथ मास्क वास्क लगा के एकदम तैयार होके हम समुद्र के नीचे चले जाते हैं, बहुत नीचे जाके वहां के नीचे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको एकदम पास से देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो दैट्स लाइक व्हाट अ स्कूबा डाइविंग इज अबाउट, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो यहां पर बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब वो स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं, जब वो इतने डेप्थ पे चले जाते हैं पानी के नीचे, तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। अब देखो लॉजिकली सोचो, मान लो बिल्कुल मेरे ऊपर कोई यूं प्रेशर लगाए तो क्या होगा, मैं बिल्कुल पिचक जाऊंगी, राइट, अगर बहुत जोर से प्रेशर लगाया जाए। इन अ सिमिलर वे जब ये स्कूबा डाइवर्स एकदम नीचे चले जाते हैं तो बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे चेस्ट है, लंग्स हैं, ये सारे कोलैप्स कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डाइवर्स होते हैं, आपने देखा होगा उनके पीछे ना ऐसे सिलेंडर्स लगे होते हैं, एंड दैट्स हाउ दे ब्रीद इन,
राइट। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओके ठीक है, तो ये जो एयर ब्रीद इन कर रहे हैं लेट दैट बी एट अ वेरी हाई प्रेशर। तो एक हाई प्रेशर एयर जो है वो ब्रीद इन करते हैं, ताकि ठीक है बाहर से बहुत हाई प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, अब हमने क्या किया, बॉडी के अंदर भी एक हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो अंदर का जो हाई प्रेशर है वो बाहर के हाई प्रेशर को बैलेंस करेगा, राइट। बाहर से इसको ऐसे पिचकाने की कोशिश कर रहा है, अंदर का प्रेशर जो है वो यूं उसे अपोज कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम ये डेप्थ में जो हाई प्रेशर का जो लफड़ा है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन अब ये जो डाइवर्स हैं ये वापस ऊपर उठ के सरफेस पे भी तो आएंगे, पूरे टाइम ये नीचे तो रहेंगे नहीं। तो जैसे जैसे ये ऊपर सरफेस की तरफ आएंगे क्या होगा, बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे बाहर का प्रेशर कम होता जाएगा तो जो वो अंदर ब्रीद इन कर रहे थे वो जो एयर का प्रेशर था वो भी कम होता जाएगा, राइट। और प्रेशर के साथ क्या लिंक्ड है, सॉल्युबिलिटी। इससे पहले तक प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो एज अ रिजल्ट ये जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में होता है जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह, ये सब कुछ क्या हो रहा था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ हाईली सॉल्युबल था। तो ये अंदर हमारे ब्लड में बिल्कुल सॉल्युबल हो गया अच्छे से। अब ऑक्सीजन तो भाई बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का क्या, अब क्या हुआ, जैसे ही वो बंदा सरफेस पे आने लगा तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम होने लग गई। समझ रहे हो ना बात को, पहले तो नाइट्रोजन पूरा सॉल्युबल हो गया जब वो डेप्थ पे था क्योंकि प्रेशर अधिक था, लेकिन जैसे वो सरफेस पे आ रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में निकल के आ रहा है, बबल्स के फॉर्म में, जैसा हमने अभी अभी सोडा के बॉटल में देखा, राइट। जैसे ही ढक्कन खोला तो प्रेशर कम हुआ तो अंदर का जो डिसॉल्व्ड गैस था वो किस फॉर्म में ऊपर आने लग गया था, बबल्स के फॉर्म में। ठीक उसी तरह वही चीज होता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे ही वो डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स जैसे ही सरफेस पर आते हैं तो अंदर का जो डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन बबल्स के फॉर्म में निकल के आने लगते हैं, एंड दिस इज वेरी डेंजरस। ये जो नाइट्रोजन बबल्स होते हैं ये कई बार कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं। कैपिलरीज आर बेसिकली ब्लड वेसल्स, जो पतले पतले वेसल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, और इससे कई बार इंसान के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो एयर होता है, जो सिलेंडर्स होते हैं इन स्कूबा डाइवर्स के पास, इसके अंदर जो एयर होता है उसे हम डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट कर देने से क्या होता है कि उसमें के अंदर जो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो उसमें हम मिला देते हैं हीलियम, ताकि नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम हो जाए और इस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अराइज ना हो। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, हेनरीज लॉ पढ़ा जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 pascals at 298 Kelvin. ठीक है। Calculate the quantity of CO2 in 500 milliliter of soda water when packed under 2.5 atmosphere carbon dioxide pressure at 298 Kelvin. ठीक है। तो ये सोडा बॉटल वाली कहानी तो हमको समझ में आ गई है कि भैया हम हाई प्रेशर के अंदर इसको बंद कर देते हैं, और इसी वजह से जैसे ही हम इसकी ढक्कन को खोलते हैं तो हमें वो बबल्स दिखते हैं विच इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो चलो अब यहां पर लगाएंगे हम हेनरीज लॉ। ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज गिवन, यानी कि KH की वैल्यू यहां पर दी हुई है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल्स। और क्या दिया हुआ है, प्रेशर इज गिवन एज 2.5 एटमोस्फेयर। तो इसे भी अगर मैं पास्कल में कन्वर्ट करूं तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.533 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। ठीक। अब हम लोग लगाएंगे हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है कि प्रेशर ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू काई। काई क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, राइट। सिंपल सा यही तो होता है हेनरीज लॉ। ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, प्रेशर हमें पता है, KH की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, तो यानी कि बड़ी आराम से हम यहां पर काई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो काई की वैल्यू क्या हो जाएगी,
प्रेशर यानी कि 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल्स डिवाइडेड बाई KH कांस्टेंट यानी कि 1.67 इंटू 10⁸ तो ये काय की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 0.00152। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन निकाला। निकालना क्या है, ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया, मुझे निकालना क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। मुझे एग्जैक्ट इसके क्वांटिटी की बात करनी है, मतलब मुझे ग्राम्स में बताना है कि भैया इतना ग्राम CO2 था उसमें, है ना। तो अब वो बताने के लिए आई एम प्रिटी श्योर आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मोल फ्रैक्शन काफी काम आने वाला है, राइट। इस मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम देखें तो मोल फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ये किसका मोल फ्रैक्शन है, CO2 का। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो ही चीजें तो है। नाउ दिस इज इक्वल टू 0.00152। ठीक है, यहां तक भी सब क्लियर है। अब हमें ये भी पता है कि भैया जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं कि भाई उसमें पानी बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट काफी कम है, वहां पर हम इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होगा, CO2 जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स वाटर के मुकाबले काफी कम होंगे। तो इसीलिए इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ मोल्स, बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के साथ थोड़े से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया, तो ये एडिशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इसीलिए इसको हम गायब कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 0.00152। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, यहां से मेरा टारगेट है निकालना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो कैसे निकालते हैं, उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पर देखो गिवन दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है ना 500 ml ऑफ सोडा वाटर, राइट। तो मतलब वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है और मुझे क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है ना। तो इस केस में हमें क्या पता है, गिवन मास वाटर का कितना है 500, ठीक है, और मोलर मास कितना होता है 18, राइट। हाइड्रोजन का 1, उसके 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18 ग्राम्स। तो ये हो जाएगा 18, 500 बाई 18। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गया। अब मैं आराम से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकती हूँ, जो कि हो जाएगा 0.00152 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज 500 बाई 18। तो इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी हमारी। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.042। तो ये क्या निकला, ये निकला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो पहले देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे हम। सबसे पहले हमने निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, फिर उससे हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, बट मुझे निकालना है क्वांटिटी ऑफ CO2, यानी कि मुझे निकालना है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ CO2। तो अब देखो हमें क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, जो गिवन अमाउंट होता है या फिर गिवन मास होता है, कुछ भी कह लो, गिवन अमाउंट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, यही होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ CO2 या अमाउंट ऑफ CO2 होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना होगा, चलो यहाँ पर देखते हैं। CO2 है तो कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, बट ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, सो 32 प्लस 12 44 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंटू 44, तो यानी कि 0.042 इंटू 44 विच इज इक्वल टू 1.848 ग्राम्स। तो ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ CO2, एग्जैक्ट ग्राम्स में कितना CO2 था इस सोडा वाटर के बॉटल के अंदर। ठीक है, तो इसको हमने कितने स्टेप में किया, इसको हमने 3 स्टेप में किया। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाला, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाला, और उसके बाद निकाला एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ CO2। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वेपर प्रेशर।
ठीक है। इससे पहले कि हम समझे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूं कि यहां पर हम क्या बातें करेंगे। तो वेपर प्रेशर जो हम डिस्कस करेंगे ये भी हम लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए करेंगे, स्पेशली हम सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड, ये दो तरह के सॉल्यूशंस के लिए डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के साथ, उसमें भी हम स्पेसिफिकली कंसिडर करेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट है और वो दोनों कंपोनेंट लिक्विड हैं और वो दोनों कैसे लिक्विड्स हैं, दोनों वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। अब आप पूछोगे वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वोलाटाइल वो चीजें होती हैं जो वेपोराइज हो जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से केरोसिन या पेट्रोल या ईथर, इन चीजों को अगर आप हीट करोगे तो ये अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप ऐसी चीजों की बात करो जैसे कि शुगर को अगर आप हीट करोगे तो ये वेपोराइज नहीं होगा। सो शुगर इज अ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम वेपर प्रेशर पढ़ना है तो ये तो बताओ वेपर प्रेशर होता क्या है, राइट? तो चलो अब देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। नाम पे ध्यान दो, वेपर प्रेशर यानी कि एक ऐसा प्रेशर है जो कौन एग्जर्ट करता है? वेपर एग्जर्ट करता है, जो कि एक लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो लेट्स से एक लिक्विड है, उसके ऊपर जो वेपर प्रेजेंट है वो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक, और अच्छे से समझेंगे। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक बर्तन है जो ऊपर से खुला हुआ है, ओपन कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर मैंने पानी लिया, पानी को मैंने गरम किया। पानी को क्या होगा? पानी के साथ ये वेपोराइज होगा, ये वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरा कंटेनर खुला है तो क्या होगा? ये वाटर वेपर ये उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, भाग जाएगा, राइट? तो यहां पर हम वेपर प्रेशर को डिस्कस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो वेपर है ना ये तो चला जा रहा है भाई, ये कोई प्रेशर एग्जर्ट कर ही नहीं रहा है। लेकिन मान लो मेरे पास सेम सेटअप है, लेकिन ये जो कंटेनर है ये क्लोज्ड है, कंटेनर ऊपर से बंद है। अब क्या होगा? अब मैं पानी को हीट कर रही हूं तो वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन वेपर के पास भागने के लिए जगह ही नहीं है, बेचारा वेपर। अब ये क्या करेगा? ये सारा प्रेशर किस पे एग्जर्ट करेगा? वाटर पे एग्जर्ट करेगा, राइट? और इसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। बात समझ आई? आसान था? बहुत बढ़िया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमने पानी को हीट किया तो पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, बट वाटर के कौन से वो मॉलिक्यूल्स थे जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुए? सोचो, ध्यान से सोचो। अगर बहुत ध्यान से आप सोचोगे इस बारे में तो इस कंटेनर के अंदर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स सरफेस पर थे, एकदम ऊपर थे, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, क्योंकि जो अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनको तो आसपास के वाटर मॉलिक्यूल्स ने खींच तान के रखा हुआ था, राइट? उनको हर तरफ से कोई ना कोई खींच रहा था। अब अगर मान लो मुझे हर तरफ से कोई खींच के रखेगा तो मैं ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, राइट? तो कुछ वैसा ही हो रहा था अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर सरफेस पे थे, इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, ये सबसे ज्यादा फ्री है कंपैरेटिवली, ठीक है। इसी के वजह से चूंकि ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा जोश में है, तो ये फुर्र हो जाते हैं जैसे ही आप इसे हीट करते हो। तो कहने का मतलब है कि हमेशा जब भी आप किसी लिक्विड को हीट करते हो तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपोराइज कर जाते हैं। आप फर्दर हीट करते रहते हो तो क्या होता है? फिर से जो नीचे के मॉलिक्यूल्स थे वो सरफेस पर आ जाते हैं, फिर वो वेपोराइज हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगला जो सरफेस पे आता है वो वेपोराइज होता है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आई? अमेजिंग। अब देखो, अब हम समझेंगे ये लिक्विड सॉल्यूशन का केस, जहां पर मैंने बोला कि मैंने दो लिक्विड्स लिए सच दैट कि दोनों वोलाटाइल लिक्विड्स हों। अब आप सोचो कि मैंने वोलाटाइल लिक्विड ही क्यों लिया? सोचो, थोड़ा सा सोचो यार। अगर मैं वोलाटाइल लिक्विड लूंगी तभी तो वो लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी तो वो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है कि नहीं? अगर वो नॉन वोलाटाइल उसमें से कोई कंपोनेंट होगा या दोनों कंपोनेंट अगर नॉन वोलाटाइल होंगे तो कोई वेपोराइज होगा ही नहीं, तो फिर वेपर प्रेशर की बात मैं कैसे कर पाऊंगी, है कि नहीं? तो इसलिए शुरुआत करेंगे हम एक ऐसे सिचुएशन से जहां पर मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, दोनों वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, और हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे।
तो बच्चों हम ये देखते हैं कि ये जो कहानी है ना अपनी, जिसमें हमारे पास एक लिक्विड है, हम उसको हीट कर रहे हैं, वो वेपोराइज हो रहा है, ये जो कहानी है हमारी, इस कहानी में हम देखेंगे कि एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है लिक्विड फेज और वेपर फेज में। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास क्या है, मेरे इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, क्लोज्ड कंटेनर याद रखना है क्योंकि वेपर प्रेशर की बातें सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर में ही हो सकती है। तो लेट्स से कि मेरे इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो ही लिक्विड्स हैं। ठीक है, और ये दोनों लिक्विड्स कैसे हैं, ये वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। लेट्स से 1 और 2 ये दोनों मेरे कंपोनेंट्स हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। ओके, ठीक है। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन को हीट करूं तो क्या होगा, ये जो लिक्विड्स हैं ये वेपोराइज होंगे, अपने वेपर फॉर्म में जाएंगे। अब इसी कंटेनर के अंदर नीचे लिक्विड है, ऊपर वेपर है। एक तरफ लिक्विड से वेपर बन रहा है, दूसरी तरफ ये जो वेपर है, ये वेपर के पास भी तो मतलब कुछ और करने का है नहीं, तो इसमें से भी कुछ कुछ वेपर जो है वापस कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। राइट, तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम यहां पर सेटअप हो जा रहा है, इधर लिक्विड से वेपर, उधर वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ जा रही है जहां पर लिक्विड फेज और वेपर फेज जो है ये इक्विलिब्रियम पर है। ठीक, अब बात करेंगे हम वेपर प्रेशर की। तो यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है, दोनों कंपोनेंट की वजह से है। राइट, सो टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ही टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों एग्जैक्टली यहीं पर आता है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही बेसिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि इस केस में है, जैसा कि अभी हम किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स हैं और दोनों ही वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। तो ऐसे एक सॉल्यूशन के अंदर किसी भी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब अगर मैं कंपोनेंट 1 की बात करूं तो कंपोनेंट 1 का जो पार्शियल प्रेशर होगा P1, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन के, यानी कि chi1। सो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi1। ठीक उसी तरीके से P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi2। ठीक है बच्चों, यहां पर एक बात बहुत ध्यान से समझना है कि जो chi1 और chi2 है ये मोल फ्रैक्शन है 1 और 2 के इन द लिक्विड फेज। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर 1 और 2 कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है ये वो वैल्यूज है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, बट एक कांस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। राइट, तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट chi1। अब ये P1 नॉट जो कांस्टेंट है ये कौन सी वैल्यू है, सो P1 नॉट इज बेसिकली प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन इट्स प्योर फेज। प्योर फेज का मतलब अभी तक हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। राइट, मतलब मेरा जो कंटेनर था उसके अंदर कंपोनेंट 1 और 2 दोनों थे। जब 1 और 2 दोनों होते हैं और जब दोनों वेपराइज होते हैं तो जो उनका प्रेशर वो जो एग्जर्ट करते हैं वो होता है, उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो P1 P2 होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें सिर्फ 1 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 2 तो है ही नहीं, यानी कि ये किस फेज में है, मेरा कंपोनेंट 1 जो है ये प्योर फेज में है, इसके साथ कोई और है नहीं इंटरेक्ट करने के लिए। तो वैसे केस में ये जो प्रेशर एग्जर्ट करता है दैट इज P1 नॉट। ये जो नॉट हम लगाते हैं, इस नॉट का मतलब ही होता है कि हम प्योर फेज की बात कर रहे हैं, कि अगर ऐसा होता कि ये वाला कंपोनेंट एक अकेला ही रहता इस कंटेनर के अंदर, तब वो P1 नॉट प्रेशर एग्जर्ट करता। समझ गए? तो ये जो P1 नॉट जो वैल्यू है ना, दैट विल बी लाइक अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। ठीक, बात समझ में आ गई सबको? ये समझना बहुत जरूरी है कि P1 क्या है और P1 नॉट क्या है। P1 क्या है, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जब वो किसी और कंपोनेंट के साथ सॉल्यूशन फेज में है। P1 नॉट क्या है, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जब वो अपने प्योर फॉर्म में है। ठीक,
ओके ठीक इसी तरीके से जो कंपोनेंट 2 है उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi2। इसको हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू P2 नॉट chi2, जहां पर P2 नॉट क्या है, प्रेशर इन इट्स प्योर फॉर्म। ओके तो अब अगला सवाल ये था कि हम टोटल वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेपर प्रेशर बोले तो अगेन मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूं। टोटल वेपर प्रेशर बोले तो कितना टोटल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का वेपर्स ऑन टॉप ऑफ दैट लिक्विड सरफेस। तो यहां पर हम यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, जो कहता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कि पी टोटल जो है दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं 1 और 2। ठीक है, चलो मैथमेटिकली देखते हैं। तो चलो कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ ने हमें क्या बताया कि जो प्रेशर होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। तो इसीलिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट chi1। ठीक है, जहां पर ये जो P1 नॉट है ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। मतलब अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है 1 और 2, यहां पर हम दो कंपोनेंट्स लेंगे 1 और 2, लेट्स से एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अगर प्योर सॉल्वेंट की मैं बात करूं, प्योर कंपोनेंट की बात करूं, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता, मतलब एज्यूमिंग कि यहां पर सिर्फ ब्लू बॉल्स होते, सिर्फ ब्लू वाले बॉल्स होते, तो उस केस में वेपर प्रेशर कितना होता, P1 नॉट। लेकिन जब ब्लू के साथ रेड भी आ गया है तो ब्लू वाले बॉल्स का वेपर प्रेशर कितना है, P1। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। ठीक उसी तरीके से दूसरे कंपोनेंट के लिए भी हम राउल्ट्स लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है टोटल वेपर प्रेशर। दोनों के अलग अलग वेपर प्रेशर से मैं खुश नहीं हूं, तो इसीलिए टोटल निकालने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया हम लगाते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, वो सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। ये डाल्टन्स लॉ हमेशा से ही कहता है। तो बस यहां पर मैथमेटिकली मैं ये राउल्ट्स लॉ के हिसाब से इनकी वैल्यूज रिप्लेस करूंगी। तो इसे मैं लिख सकती हूँ P1 नॉट chi1 प्लस P2 नॉट chi2। ठीक है, अब देखो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, अब ये जो जिस सॉल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ ये किस तरह का सॉल्यूशन है, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इसमें दो ही कंपोनेंट्स हैं 1 और 2। और जब कभी भी हम इस तरह के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये भी हमें पता है, बेसिक सी बात है। तो यानी कि मैं chi1 के बदले में 1 माइनस chi2 भी लिख सकती हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ थोड़ी देर में बताती हूँ। तो ये हो जाएगा P1 नॉट 1 माइनस chi2 प्लस P2 नॉट chi2। अब इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, P1 नॉट माइनस P1 नॉट chi2 प्लस P2 नॉट chi2। ठीक है, अब अगर इन दोनों टर्म्स को देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में chi2 कॉमन दिख रहा है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट chi2। ठीक है, ये मेरा P टोटल का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब देखो इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आप क्या कह सकते हो, देखो जो टोटल वेपर प्रेशर है यहां पर साफ साफ क्या दिख रहा है कि ये जो मेरा टोटल वेपर प्रेशर है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है। दैट इज द ब्यूटी कि जो टोटल मेरा वेपर प्रेशर है, ऐसे तो टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों की वजह से है, दोनों कंपोनेंट्स 1 और 2 के वजह से है, लेकिन इस एक्सप्रेशन से हम देख रहे हैं कि मेरा जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इन अ वे सिर्फ एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है। देखो P टोटल जो है ये chi2 के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रहा जब हमने टोटल वेपर प्रेशर को कैलकुलेट किया। तो बच्चों जब राउल्ट्स लॉ के हेल्प से हमने वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को प्लॉट किया, ग्राफिकली प्लॉट किया, तो हमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ मिला जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बट बहुत से बच्चों को ये ग्राफ समझ में नहीं आता है कि ये ग्राफ आया कहां से।
ठीक है। तो चलो समझते हैं बड़े ही आराम से, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ ने हमें क्या बताया था कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, तो कंपोनेंट 1 का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके chi1 यानी कि मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसे हम लिखते हैं P1 इज इक्वल टू P1 नॉट chi1। उसी तरह कंपोनेंट 2 के लिए P2 जो होगा यानी कि उसका जो प्रेशर, वेपर प्रेशर होगा, दैट विल बी इक्वल टू P2 नॉट chi2, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे chi1 बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे chi2 बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो हमने x एक्सिस के अलोंग ले लिया है मोल फ्रैक्शन और हमने y एक्सिस के अलोंग ले लिया है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखो एक ही ग्राफ में हम दोनों कंपोनेंट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि लेट अस सपोज कि इस वाले पॉइंट पर, ध्यान से सुनना, इस वाले पॉइंट पर मैं कहती हूं कि मेरे पास लेट्स से कि मेरे उस बीकर में, मेरा जो ये वाला बीकर है ना, लेट अस से इस बीकर में मेरे पास सिर्फ ब्लू वाले बॉल्स हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ ब्लू वाले बॉल्स हैं, तो यानी कि इसके अंदर रेड वाले बॉल्स हैं ही नहीं, राइट। तो यानी कि मेरे पास सिर्फ 1 कंपोनेंट है, 2 वाला कंपोनेंट अभी है ही नहीं। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट का हो जाएगा 1 क्योंकि सारा का सारा वही कंपोनेंट है, और 2 का हो जाएगा 0 क्योंकि 2 फिलहाल मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर जो है अब मैं रेड वाले कंपोनेंट को डालने लग जाती हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे इसके अंदर रेड वाले कंपोनेंट आने लगते हैं तो क्या होगा, अब chi2 जो है वो 0 से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, राइट। और chi1 की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे 1 से घटने लगेगा। 1 तो इसलिए था क्योंकि सारे कंपोनेंट्स 1 के ही थे, अब उसमें से कुछ कंपोनेंट्स ब्लू के भी हैं, राइट। तो इसीलिए अब chi1 की वैल्यू 1 से घटने लगेगी, chi2 की वैल्यू 1 से बढ़ने लगेगी। एंड लेट अस से कि धीरे धीरे करते करते ऐसा हो जाता है कि इस बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड वाले बॉल्स ही रह जाते हैं, लेट्स से। तो तब क्या होगा, रेड वाले बॉल्स यानी कि chi2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और chi1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा सिचुएशन है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले फोकस करो 1 कंपोनेंट पे। 1 कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है, chi1 की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के घटती जा रही है 0 पे। तो अगर chi1 डिक्रीज हो रही है तो P1 क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। इसीलिए देखो इसका जो ग्राफ है ना ये भी डिक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ को अगर फोकस करो तो ये ग्राफ भी जो है ये घट रहा है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से घट रहा है। देखो chi1 के साथ कैसे कैसे घटेगा, chi1 की जो मिनिमम वैल्यू है, अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो chi1 की मिनिमम वैल्यू 0 है, chi1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब chi1 की वैल्यू 0 होगी तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस इक्वेशन के हिसाब से जब chi1 की वैल्यू 1 होगी तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 नॉट। तो यानी कि प्रेशर का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो P1 नॉट होगा। और वही यहाँ पे हो रहा है, देखो chi1 जब 1 था तो प्रेशर का वैल्यू कितना था, P1। chi1 की वैल्यू जब 0 है तो प्रेशर की वैल्यू भी 0 है। तो P1 नॉट से लेकर के 0 तक ये घटती जा रही है। ये ग्राफ समझ में आ गया। अब बात करते हैं कंपोनेंट 2 की, ठीक है। तो कंपोनेंट 2 के केस में chi2 की वैल्यू यहाँ 0 है और chi2 की वैल्यू यहाँ 1 है, यानी कि ये 0 से लेके 1 बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ यानी कि इस केस में जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, chi2 की वैल्यू 0 है और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, chi2 की वैल्यू 1 है। तो ये 0 से 1 तक बढ़ रही है। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो P2 की वैल्यू 0 होगी, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 नॉट। तो यानी कि प्रेशर की जो वैल्यू है ये 0 से P2 नॉट तक इंक्रीज होनी चाहिए। और देखो वैसा ही हो रहा है, अगर इस ग्राफ को देखो तो ये 0 से कहाँ तक बढ़ रहा है, ये 0 से लेकर के P2 नॉट तक बढ़ रहा है। तो ये मेरा सेकंड कंपोनेंट का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो P1 और P2 के ग्राफ्स सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और जब इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो मुझे मिल जाता है P टोटल। देखो ये P टोटल का ग्राफ है, राइट। तो P टोटल की जो वैल्यू है ना वो कौन कौन से दोनों वैल्यूज के बीच में रहती है, ये P1 नॉट से P2 नॉट के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है, ठीक है।
सबको समझ में आ गई बात? क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मान लो पी टोटल क्या है, P1 प्लस P2 है। अगर P1 की वैल्यू लेट से 0 है, लेट अस एज्यूम, देखो पी टोटल जो होगा वो क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। ये तो सही है, लेकिन अब मैंने बोला कि पी टोटल की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब P1 की वैल्यू 0 होगी तो P2 की वैल्यू क्या होगी? P1 जब 0 होगा तो Chi1 0 होगा, जब Chi1 0 होगा तो Chi2 क्या होता है, उस समय वो मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए जब P1 की वैल्यू 0 होगी तो P2 की वैल्यू P2 नॉट हो रही होगी। उसी तरह जब P1 की वैल्यू मैक्सिमम होती है P1 नॉट, उस समय P2 की वैल्यू 0 होती है। तो यानी कि कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जब P टोटल 0 आएगा, राइट? तो P टोटल की जो वैल्यू है वो P1 नॉट से लेकर के P2 नॉट, ये दोनों वैल्यूज के बीच में ही कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो बच्चों अभी तक हम जब भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वेपर प्रेशर का, मैंने हर जगह स्पेशली मेंशन किया कि ये जो मोल फ्रैक्शन है Chi1 और Chi2, ये कौन से फेज में है? सॉल्यूशन फेज में। मतलब Chi1 और Chi2 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितना पहला कंपोनेंट है और कितना दूसरा कंपोनेंट है वो बता रहा था। अब ये क्यूरियोसिटी मुझे हो ही सकती है कि यार कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 चूंकि दोनों वोलाटाइल हैं तो वो दोनों ही वेपर फेज में जा रहे हैं। व्हाट इफ आई वांट टू नो कि वेपर फेज में इनका कॉम्पोजिशन कितना है? जो वेपर है, मतलब उस लिक्विड के ऊपर कंटेनर में जो वेपर है, उस वेपर में कितना 1 है और कितना 2 है? तो वेपर फेज का कॉम्पोजिशन मुझे कौन बताएगा? तो यहां पर फिर से हमारे रेस्क्यू के लिए आता है डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ हमें ये कहता है कि बच्चों अगर तुम्हें P1 P2 की वैल्यू पता है, एज्यूमिंग कि मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं 1 और 2 और मुझे पता है दोनों के पार्शियल प्रेशर्स हैं P1 और P2, ठीक है। अब डाल्टन्स लॉ ने ऑलरेडी हमें P टोटल भी बता दिया क्योंकि P1 प्लस P2 से मैं P टोटल निकाल सकती हूं। तो डाल्टन कहता है कि वेपर फेज में 1 और 2 का जो कॉम्पोजिशन होगा, जो मोल फ्रैक्शन होगा, वो हम ऐसे निकालते हैं कि Y1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट इन वेपर फेज, इसको हम Y से डिनोट कर रहे हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। Y1 विल बी इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P टोटल, Y2 विल बी इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय P टोटल। मतलब चूंकि मैं वेपर फेज की बात कर रही हूं तो वेपर फेज में जो भी वेपर के कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट 1 का जानना चाह रही हूं कि वो कितना प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कंपेयर टू द टोटल प्रेशर, सो P1 बाय P टोटल। अगर मैं कंपोनेंट 2 की बात कर रही हूं तो कंपोनेंट 2 कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कंपेयर टू द टोटल प्रेशर, दैट इज P2 बाय P टोटल, राइट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। तो बच्चों अब यहां पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर पहले, कुछ टाइम पहले हमने एक लॉ पढ़ा था विच वाज हेनरीज लॉ, जो हमें बता रहा था कि जो प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। अभी अभी हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ, जो हमें ये बताता है कि प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। लेकिन अगर हम दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें तो उनमें कुछ सिमिलैरिटी है तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे हेनरीज लॉ कहता है कि P इज इक्वल टू KH इंटू काई, जहां पर KH क्या है, हेनरीज कॉन्स्टेंट। दूसरी तरफ राउल्ट्स लॉ कहता है कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू काई, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, फर्क किस चीज का है, फर्क कांस्टेंट का है। हेनरीज लॉ का जो कांस्टेंट है दैट इज हेनरीज कांस्टेंट, जो अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है। यहां राउल्ट्स लॉ में जो P1 नॉट है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ जो है ये हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस है, जहां पर ये जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है P1 नॉट। तो ऐसा एक केस जहां पर हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट वैल्यू बिकम्स द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, तो वो बन जाता है राउल्ट्स लॉ। तो एक तरीके से राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ बातें एक ही करते हैं, बट हम कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ हेनरीज का ही एक स्पेशल केस है। तो बच्चों चलो अब हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर का ही ये कॉन्सेप्ट, बट इन सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें सॉलिड लिक्विड के अंदर है, ठीक है। अब यहां पर हम 3 सिचुएशन को देखेंगे, ठीक है। पहला सिचुएशन, मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, मतलब मेरे पास एक ही कंपोनेंट है जो कि एक सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई सॉल्यूट है ही नहीं, ठीक। तो ऐसे केस में
क्या होगा? वेपर प्रेशर मतलब क्या? जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे वही मॉलिक्यूल्स हैं, उनको गर्म करेंगे तो वही मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे और फिर वही वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा और वो मेरा वेपर प्रेशर होगा। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड किया। ठीक है, अब सॉल्यूट भी दो तरह के हो सकते हैं, वोलाटाइल सॉल्यूट हो सकते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो सकते हैं। मान लो अभी के लिए कि मैंने पहले इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया। नॉन वोलाटाइल मतलब ये ऐसा सॉल्यूट है जैसे कि शुगर, जो वेपोराइज होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे ऐड कर दिया तो क्या होगा, अब शुगर तो वेपोराइज नहीं होगा, बट चूंकि शुगर को भी ऐड कर दिया है तो इस शुगर के काफी सारे मॉलिक्यूल्स भी सरफेस पे रहेंगे। मतलब सरफेस पे चूंकि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है तो सरफेस पर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे नहीं, उसमें शुगर के भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, है ना। तो अब क्या हुआ, अब ये जो शुगर वाले मॉलिक्यूल्स हैं भाई ये लोग वेपोराइज तो होंगे नहीं, लेकिन मेरा सरफेस का काफी सारा जगह तो घेर लिया। पहले अगर सरफेस पे 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे तो अब मेरे सरफेस पे 6 या 7 ही है, क्योंकि बाकी जगह शुगर के मॉलिक्यूल्स ने ले लिया, राइट। तो इसका मतलब अब जब मैं हीट करूंगी तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होंगे, तो इसीलिए जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा वो भी कम होगा। तो जैसे ही मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो मेरा वेपर प्रेशर कम हो गया। अब तीसरा सिचुएशन लो कि मान लो मैंने इसमें एक ऐसा सॉल्यूट ऐड किया जो वोलाटाइल है, मतलब कि वो खुद भी वेपोराइज होगा। चलो मान लिया वो खुद भी वेपोराइज होगा, लेकिन स्टिल जो मेरे नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सरफेस पर हैं वो तो कम ही होंगे, है कि नहीं, क्योंकि कुछ जगह तो वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, भले कि वो भी वेपोराइज होंगे, बट स्टिल जो मेरा सॉल्वेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर था, सॉल्वेंट वेपोराइज होने की वजह से जो वेपर प्रेशर था वो तो मेरा कम ही होगा। क्योंकि एनीवेज किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्वांटिटी तो सेम नहीं होता है, सॉल्वेंट होता ही वो है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, राइट। तो इसीलिए वेपर प्रेशर भी ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा, सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है, लेकिन चूंकि सॉल्यूट ने काफी जगह ले लिया सरफेस का, तो कंपेयर्ड टू द प्योर सॉल्वेंट स्टेट यहाँ पर मेरा वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि सॉल्यूट वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल, व्हाट वी सी इज किसी भी प्योर सॉल्वेंट स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है और जब हम उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तब जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कम होता है। तो बच्चों हमने दोनों केसेस देखे, सॉलिड इन लिक्विड भी देखा, लिक्विड इन लिक्विड भी देखा, राइट। तो कुल मिला के राउल्ट्स लॉ का हम एक जनरल फॉर्म दे सकते हैं, जो जनरल फॉर्म ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या होते हैं ये? यार किसी भी क्लास में ऐसा जरूर होता है, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि यार टीचर ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं। अब क्लास के अंदर दो तरह के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं बिल्कुल एकदम गुड स्टूडेंट्स जो उन रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शैतान बच्चे होते हैं जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ये दो कैटेगरीज हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, ये भी वही वाले सॉल्यूशंस हैं जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस, दूसरी तरफ कुछ ऐसे शैतान बच्चे हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और उन्हें हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जैसे एक आइडियल सॉल्यूशन में कुछ ऐसा होता है कि जब हम कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, राइट, एक सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें कम से कम 2 कंपोनेंट्स तो होंगे। सो ड्यूरिंग दैट टाइम ना तो कोई हीट इवॉल्व होता है ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होता है, ना हीट लेना ना हीट देना, यानी कि डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि डेल्टा V की वैल्यू भी 0 होती है। डेल्टा V बोले तो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब कंपोनेंट्स का जो टोटल वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक, अब भाई अच्छे बच्चे सब थोड़ी होते हैं, कम ही होते हैं मार्केट में अच्छे बच्चे, है ना। तो ठीक उसी तरीके से रियलिटी में बिल्कुल परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन तो रेयर होता है, लेकिन नियरली आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स की बात हम कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन या फिर बेंजीन।
दूसरी तरफ हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब भाई वो तो आइडियल है ही नहीं, तो उसने तो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो ही नहीं करना। तो इनके केस में हमें दो तरह के डेविएशन देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका वेपर प्रेशर जो है वो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे ज्यादा होता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे होते हैं जिनका वेपर प्रेशर जो है राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे कम होता है। तो जिनका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जिनका एक्सपेक्टेड से कम होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह का डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शो करते क्यों हैं? चलो समझते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्यों होता है। तो भाई चाहे पॉजिटिव डेविएशन की बात करें या नेगेटिव डेविएशन की बात करें, तो इनका जो कॉज होता है ना, इनका कॉज होता है इनके मॉलिक्यूलर लेवल के इंटरैक्शन पे। मतलब ये कि अंदर क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, राइट। सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में एक बॉन्डिंग है, सॉल्वेंट के बीच में एक बॉन्डिंग है, और सॉल्वेंट के बीच में भी एक बॉन्डिंग है, राइट। सब अग्री करते हो? तो हमारे पास ये तीन तरह के इंटरैक्शंस हैं, ए बी यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट, और ए बी यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट। जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट इंटरैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट। समझो बात को, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो वो सॉल्यूशन की तरह एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों साथ में है। तो दोनों को साथ में रहने के लिए दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो बॉन्डिंग है उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, चाहे सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के, इनके लिए एस्केप करना ज्यादा इजियर है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला जो बॉन्ड है ना सॉल्यूशन के अंदर वो काफी कमजोर है। बॉन्ड अगर कमजोर होगा तो भाई छोड़ो और भागो, ये आसान होता है ना। तो इसीलिए इस केस में पार्टिकल्स का एस्केप कर जाना ज्यादा आसान है, और जैसे पार्टिकल्स एस्केप करते हैं, वेपोराइज होते हैं, तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। सो दैट्स द रीजन यहां पर जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे ज्यादा वेपर प्रेशर होता है। वहीं अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो उनमें क्या होता है, उनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का जितना इंटरैक्शन होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का भी उतना ही इंटरैक्शन होता है। सबका जो वो बॉन्डिंग का लेवल है वो बराबर होता है, ठीक है। तो ये रीजन था हमारे पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। तो इथेनॉल यानी कि C2H5OH का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनके बीच में हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन जैसे ही आता है तो ये क्या करता है, इनके कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता है। जैसे ही ये बॉन्डिंग टूट जाती है तो क्या हो जाता है, बहुत सारे वेल्ले मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो जाते हैं। वेल्ले मॉलिक्यूल्स जैसे ही अवेलेबल हो जाते हैं तो उन्हें आप हीट करोगे तो वो वेपोराइज कर जाएंगे, और वो वेपोराइज कर जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और वो हमें शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। अब बारी है नेगेटिव डेविएशन की। तो नेगेटिव डेविएशन में जस्ट ऑपोजिट होता है। यहां पर ए बी इंटरैक्शंस जो हैं, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस जो है ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, और चूंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं इसीलिए सॉल्यूट या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के लिए एस्केप करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अगर ए भागना चाहेगा तो कहीं ना कहीं से बी पकड़ लेगा, बी भागना चाहेगा ए पकड़ लेगा, राइट, क्योंकि ए बी का जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग है। तो इस वजह से इजीली एस्केप नहीं करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है एक्सपेक्टेड से, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जांपल लेते हैं फेनॉल एंड एनिलिन का। तो फेनॉल और एनिलिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं कि इनके बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है बिटवीन द नाइट्रोजन एटम का जो लोन पेयर है और जो मेरा हाइड्रोजन है। सो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में काफी स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनका वेपर प्रेशर कम होता है। तो अभी तक जो भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ा उसमें हमने जो भी देखा, अब उसी को हम ग्राफिकली देखते हैं। इस प्लॉट को हमने पहले ही समझ लिया था थोड़ी देर पहले,
राइट। इस प्लॉट में हमने समझा था कैसे हम ये P1 P2 और P1 प्लस P2 बनाते हैं। तो यहां पर देखो क्या फर्क हो रहा है, जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो मेरे एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज्यादा है। देखो एक्सपेक्टेड तो ये ग्रीन वाले डॉटेड लाइंस थे, राइट, जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि भाई काई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है प्रेशर की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ रही है। बट देखो यहाँ पर जो ब्लू लाइंस हैं ये मेरे वेपर प्रेशर है जो कि एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। तो ऐसा प्लॉट बनता है पॉजिटिव डेविएशन का। जब नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो देखो जो ब्लू वाले प्लॉट्स हैं वो क्या है, वो कम है, मेरा जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है उससे वो कम है। तो इस तरीके से नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो प्लॉट्स हैं वो डिफर करते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन ये दोनों तरह के डेविएशन शो कर सकते हैं। तो जब कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो उसे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स भी कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जब एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है नेगेटिव डेविएशन तो उसे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स भी कहते हैं। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एजियोट्रोप्स क्या है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या है। तो बच्चों एजियोट्रोप्स जो है ये एक स्पेशल क्लास ऑफ लिक्विड मिक्सचर है, एक ऐसे स्पेशल तरह के मिक्सचर्स होते हैं लिक्विड्स के जो कि बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, यानी कि उनमें दो लिक्विड कंपोनेंट्स ही होते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि इनका जो कॉम्पोजिशन होता है ना, मतलब दोनों कंपोनेंट का जो कॉम्पोजिशन है वो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम होता है। एज अ रिजल्ट दे बॉयल एट अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये ही इनकी खास बात होती है, इसीलिए इनका एक अलग से, इस तरह के स्पेशल मिक्सचर्स का एक अलग से नाम दे दिया गया है एजियोट्रोप्स। अब आप पूछोगे कि ठीक है ये तो समझ में आ गया, बट ये मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग का क्या फंडा है। तो जैसा कि मैंने बताया जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इनका कांस्टेंट प्रेशर फेज डायग्राम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो टेम्परेचर का प्लॉट होता है इट गोज थ्रू अ मिनिमम, इसीलिए इनको कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की, वहां पर जब हम उनका प्रेशर फेज डायग्राम बनाते हैं, कांस्टेंट प्रेशर फेज डायग्राम बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर गोज थ्रू अ मैक्सिमम एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो अभी के लिए इतना डिटेल काफी है, इससे ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं घुसेंगे ऑन एजियोट्रोप्स। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B आर 450 and 700 millimeter respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 millimeter of mercury. Also find the composition of the vapor phase. ठीक है, तो बहुत ध्यान से हमें समझना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ मैंने पिक्चर भी बना रखी है सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो। मान लेते हैं कि ये जो रेड वाले बॉल्स है ना, दे रिप्रेजेंट द लिक्विड A, और ये जो ब्लू वाले बॉल्स है दे रिप्रेजेंट द लिक्विड B। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस कंटेनर में सारे रेड बॉल्स है, यानी कि ये प्योर A रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वाले कंटेनर में सारे ब्लू बॉल्स हैं, तो यानी कि ये प्योर लिक्विड B रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर रेड और ब्लू दोनों है, तो यानी कि ये मेरा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब मेरे पास दिया हुआ क्या क्या है, मुझे दिया हुआ है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, यानी कि PA नॉट की वैल्यू दी हुई है, PB नॉट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो A का है 450 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, B का है 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया हुआ है, एक और प्रेशर दिया हुआ है विच इज द टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि P टोटल की वैल्यू भी दी हुई है विच इज इक्वल टू 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो अभी देखो हमने जो भी चीजें सीखी हैं अभी तक उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे यहाँ पर। तो राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ को मिलाकर हमने ये सीखा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, PA प्लस PB, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, जिसको हम राउल्ट्स लॉ के हिसाब से क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे PA नॉट काई A प्लस PB नॉट काई B। ठीक है, ये हमने सीखा था, राइट। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते थे,
इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट, और काई बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस काई ए। ये चीजें हमने पढ़ी है राइट, क्योंकि इसमें दो ही कंपोनेंट्स है ए और बी, तो काई ए प्लस काई बी विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां तक भी सही है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं। अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो भाई मुझे पी टोटल पता है, मुझे पी ए नॉट पता है, मुझे पी बी नॉट पता है, यानी कि बड़े आराम से मैं काई ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की मैं वैल्यू आराम से निकाल सकती हूँ। तो जब निकाल सकती हूँ तो निकालती हूँ ना, है ना। तो पी टोटल है 600, पी ए नॉट की वैल्यू है 450 इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट की वैल्यू है 700 इंटू 1 माइनस काई ए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से, 450 काई ए प्लस 700 माइनस 700 काई ए। ठीक है, तो यहां से हमें काई ए की वैल्यू मिलती है 0.4। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। तो अब काई ए और काई बी मिल गया, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, है ना, कि लिक्विड मिक्सचर में कितना ए है और कितना बी है, ये बताने के लिए दोनों का मोल फ्रैक्शन काफी है राइट। तो ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, लेकिन इतना काफी नहीं है। क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज। वेपर फेज में इसका क्या कॉम्पोजिशन होगा वो भी निकालो। ठीक है, मतलब कि जब ये वेपर बन जाएंगे दोनों, तो वेपर फेज में जाके इनका क्या कॉम्पोजिशन होगा, और वो मुझे बताता है डाल्टन्स लॉ। ठीक है, अब वो बताने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उसको बताने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा पी ए और पी बी की वैल्यू। तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट ए काई ए, उसी तरह से पी बी की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट बी काई बी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज मुझे पता है। पी नॉट ए की वैल्यू पता है 450, काई ए की वैल्यू है 0.4, तो ये हो जाएगा 180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसी तरह से पी नॉट बी की वैल्यू है 700, काई बी की वैल्यू है 0.6, तो ये हो जाएगा 420 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये पी ए और पी बी हो गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे वेपर फेज की। ठीक है, तो जब हम वेपर फेज की बात करेंगे तो यहां पर मेरा मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ का जो मोल फ्रैक्शन, क्योंकि वेपर फेज में इनका प्रेशर ए और बी का प्रेशर कितना है, पी ए और पी बी है राइट। जब हम लिक्विड मिक्सचर की बात कर रहे थे तो वहां पर तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट ले लिया था राइट, कि पी ए प्लस पी बी है, जिसको हम इनके प्योर कॉम्पोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। लेकिन जब हम वेपर फेज की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम पी ए और पी बी की बात करेंगे, क्योंकि अब तो ये वेपर बन चुके हैं, और जब ये वेपर बने हैं तो ये दोनों साथ में थे, तो हम प्योर लिक्विड का पी ए नॉट पी बी नॉट तो नहीं ले सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, ऐसे निकाल सकते हैं हम। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, हालांकि एक निकल जाने के बाद दूसरा तो 1 माइनस करके ही निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 420, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.3। अब ये 0.3 हो गया तो काई बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.3 विच इज 0.7। तो समझ में आ गया कॉम्पोजिशन का फर्क। जब हम लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो लिक्विड फेज से जब ये वेपर फेज में जा रहा है तो मोल फ्रैक्शन की जो हम बात करते हैं ना, ये जो काई ए और काई बी होता है, ये लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन होता है।
लेकिन जब हम वेपर फेज की बात करते हैं, इसका मतलब जब ये वेपोराइज हो चुके हैं, जब इनके वेपर्स बन चुके हैं, तो ये जो वेपर्स यहाँ पर बने हैं, इन वेपर्स में मोल फ्रैक्शन कितना है, ये इस वाले वेपर फेज में काई ए और काई बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जब हम इस वेपर फेज में काई ए और काई बी की वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर हम इनका पार्शियल प्रेशर देखते हैं, क्योंकि ए और बी साथ में ही तो हो रहे वेपोराइज, राइट। तो वहां पर हम उनका प्योर लिक्विड फेज में उनकी वैल्यूज का कुछ काम नहीं है, हमको देखना है कि दोनों का पार्शियल प्रेशर कितना है, पी ए और पी बी कितना है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्युबिलिटी और वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना, दैट विल मोटिवेट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं जल्दी ही मिलती हूं आपको पार्ट 3 के साथ, और पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और वो भी होने वाला है एक जबरदस्त वीडियो। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।